सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं मैंक फिल्म के बारे में, जिस फिल्म को इस साल के एकेडमी अवार्ड में बेस्ट पिक्चर के लिए नॉमिनेट किया गया है। हमने अपने चैनल पे इस साल एकेडमी अवार्ड में नॉमिनेट होने वाली सारी बेस्ट पिक्चर्स को एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और उसके साथ साथ ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं मैंक के बारे में, और इस फिल्म की कहानी आधारित है उस राइटर के बारे में जिस राइटर ने लिखा था एक ग्रेट फिल्म को जिसका नाम था सिटीजन केन। तो अगर अब तक आपने सिटीजन केन मूवी नहीं देखी है या फिर उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है, तब उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें। तो जानते हैं मैंक के बारे में। ये कहानी है हरमन मैंकविच की। कहानी की शुरुआत होती है और हमें देखने को मिलता है कि मैंक का एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद उसे एक नए घर में शिफ्ट किया जा रहा है जहां वो आराम से लिख सके। लेकिन मैंक यहाँ तक कैसे पहुंचा और मैंक ने लिखने का निर्णय क्यों लिया, इन सारी चीजों को हमें आगे की कहानी में बताया जाता है। लेकिन इस फिल्म में कहानी आगे और पीछे दोनों की कहानियों को एक साथ चलाया जाता है, यानी इस फिल्म की क्रोनोलॉजी लीनियर नहीं है। और जब कहानी लीनियर नहीं होती है तब उसको समझने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम इस कहानी को लीनियर रखेंगे ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आए और ये वीडियो भी ज्यादा लंबी ना हो। तो सही मायनों में इस कहानी की शुरुआत होती है 1930 में, जब हम मैंक को देखते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मैंक हमेशा से एक शराबी था। और एक दिन शराब के नशे में धुत मैंक पहुंचता है एक फिल्म के लोकेशन पे जहां उसकी शूटिंग चल रही होती है। और यहाँ पे जाते ही मैंक की नजर पड़ती है एक लड़की पे जो कि इस फिल्म की मेन लीड एक्ट्रेस है, और इस लड़की का नाम है मैरियन डेविस। और धीरे धीरे मैंक मैरियन के पास जाता है और जब दोनों बातें करते हैं तब मैंक का सेंस ऑफ ह्यूमर मैरियन को बहुत पसंद आता है। और उसके बाद दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं और उसके थोड़े समय के बाद मैरियन मैंक को एक आदमी से मिलवाती है जिसका नाम होता है विलियम रुडोल्फ। रुडोल्फ एक बड़ा बिजनेसमैन है। रुडोल्फ मैरियन से उम्र में बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी वो मैरियन के साथ रहता है और वो मैरियन से प्यार करता है और मैरियन भी उसके साथ रहती है। और जब रुडोल्फ थोड़ी देर मैंक से बात करता है तब रुडोल्फ को भी मैंक पसंद आता है। और उसके बाद समय ऐसे ही बीतते जाता है और इनकी दोस्ती ऐसे ही चलती जाती है। और रुडोल्फ से दोस्ती होने के बाद मैंक हमेशा बड़े बड़े पार्टियों में जाते रहता है जहाँ पे उसकी मुलाकात बड़े बड़े फिल्म मेकर से होती रहती है। और इसी तरह एक दिन मैंक की मुलाकात होती है लुइस मेयर से उनकी बर्थडे पार्टी पर। और लुइस मेयर एक बहुत बड़ी शख्सियत है और ये एमजीएम जैसी बड़ी प्रोडक्शन हाउस के को फाउंडर भी हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब सारे बड़े लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तब उनकी बातों में हर जगह राजनीति नजर आती है और वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बातें करते हैं। और इस बात से मैरियन डेविस बोर हो जाती है और उसके बाद वो वहाँ से बाहर चली जाती है। और उसके बाद मैंक भी उसके पीछे पीछे बाहर चला जाता है। और बाहर जाने के बाद ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और यहाँ पे दोनों को एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं। और यहाँ से हमें इनके बीच एक अलग बॉन्डिंग नजर आती है। और उसके बाद समय ऐसे ही बीतते जाता है और थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि मैंक अब एमजीएम के लिए काम कर रहा है। और यहाँ पे मैंक को पता लगता है कि एमजीएम ने कुछ ऐसी फिल्में बनाई हैं जिससे सत्ताधारियों को समस्या हो सकती है, और ये चीज मैंक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसलिए मैंक पहुंचता है मैरियन डेविस के पास और कहता है कि वो इनसे रिक्वेस्ट करे कि वो इस फिल्म को रिलीज ना करे और लोगों तक ना पहुंचने दे। लेकिन ये सब सुनने के बाद मैरियन कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती क्योंकि अब वो एमजीएम का हिस्सा नहीं है। और ये सुनने के बाद मैंक वहां से चला जाता है। और उसके थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि मैंक अपनी पत्नी को लेकर के एक पार्टी में पहुंचता है और यहाँ पे लुइस मेयर फिर से पॉलिटिकल बातें करता है और वो अपोजिशन पार्टी को विनर अनाउंस करता है, यानी कि इस प्रोडक्शन हाउस का काम सफल हुआ। इन्होंने जो फिल्म बनाई थी रूलिंग पार्टी की छवि खराब करने के लिए, वो फिल्म सही साबित हुई और उसका असर लोगों पे हुआ। और ये सारी चीजें चली रही होती हैं, तभी मैंक को एक कॉल आता है, जो कॉल उसके दोस्त सैली मेटकाफ की पत्नी ने किया होता है। और वो कहती है कि उसका पति बहुत ही गुस्से में घर से निकला है और उसके हाथ में एक बंदूक थी और बहुत सारी गोलियां। और ये चीज सुनने के बाद मैंक भी थोड़ा सा घबरा जाता है और उसके बाद वो अपने दोस्त को ढूंढने निकल जाता है। और उसके बाद वो जैसे ही अपने दोस्त के पास पहुंचता है वो देखता है कि उसके हाथ में सच में एक बंदूक है और उसमें गोलियां हैं। उसके बाद वो अपने दोस्त को समझाता है और कहता है कि ऐसा मत करो और अभी के अभी मेरे साथ घर चलो। तब सैली उससे कहता है कि तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा और डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कुछ नहीं करूंगा। तब मैंक उससे उसकी बंदूक मांगता है लेकिन वो बंदूक नहीं देता और उसको उस बंदूक की सिर्फ गोलियां निकाल के दे देता है। और गोलियां लेके मैंक वहां से वापस आ जाता है सैली के घर पे और उसके बाद उसकी पत्नी को वो सारी गोलियां देता है और कहता है कि अब वो ठीक है।
और गोलियां देखने के बाद उसकी पत्नी कहती है कि ये तो सिर्फ 6 गोलियां हैं, जबकि उसके पास तो पूरा का पूरा डब्बा था। और ये बात सुनते ही हमें एक गोली की आवाज सुनाई पड़ती है और हमें पता चलता है कि सैली ने अपने आप को गोली मार लिया। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि सैली ने इसलिए खुदकुशी की क्योंकि उसी ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था जिस फिल्म को अपोजिशन पार्टी के पक्ष में बनाया गया था और रूलिंग पार्टी की छवि खराब करने के लिए बनाई गई थी। और इस चीज को देखने के बाद मैंक को भी बहुत बुरा लगता है और वो भी थोड़े समय तक इस सोच में डूबा रहता है। और उसके बाद समय ऐसे ही बीतते जाता है और एक दिन मैंक पहुंचता है फिर से एक बड़ी पार्टी में, जहां पर वो नशे की हालत में धुत होता है और वो सबकी बेइज्जती करने लगता है और बेइज्जती करते करते वो एक फिल्म की कहानी सुनाने लगता है। और ये कहानी सुनाते सुनाते मैंक कहता है कि वो इस कहानी को बहुत ही जल्द लिखने वाला होता है, लेकिन मैंक को ये बात पता नहीं चलती कि वो यहाँ पे बैठे सारे लोगों की बेइज्जती कर रहा है, यहाँ तक कि मैरियन डेविस को भी, जो उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त है। और ये सारी बातें सुनने के बाद लुइस मेयर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो मैंक को कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें सैलरी कौन देता है? तुम भले ही एमजीएम के लिए काम करते हो, लेकिन तुम्हें सैलरी रुडोल्फ देता है और तुम्हें एमजीएम में भी इसीलिए रखा गया है क्योंकि तुम्हें रुडोल्फ पसंद करता है। यहाँ पे लुइस मेयर ये भी कहता है कि तुम्हारा इस कंपनी में कोई काम नहीं, तुम एक जोकर हो और तुम्हें बस लोगों को इधर उधर की कहानियां और हंसाने के लिए रखा गया है। और लुइस मेयर की बेइज्जती करने के बाद रुडोल्फ भी मैंक की बेइज्जती करता है और उसके बाद उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। और यहाँ पे सबकी बातें सुनने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे सबने ये रियलाइज करवाने की कोशिश की है मैंक को कि वो किसी काम का नहीं और उसे ऐसे ही कंपनी में रखा गया था और वो एक भीख की जिंदगी जी रहा था। और उसके बाद समय ऐसे ही बीतते जाता है और थोड़े समय के बाद हम देखते हैं ऑर्सन वेल्स को, जो कुछ एक्सपेरिमेंटल फिल्में बनाने को तैयार होते हैं। तो वो कहते हैं कि उनके साथ काम कर रहे लोगों के पास पूरी आर्टिस्टिक फ्रीडम है। और उसके थोड़े समय के बाद ऑर्सन वेल्स अपनी नई फिल्म की स्क्रीन प्ले लिखने के लिए मैंक को इनवाइट करते हैं, लेकिन मैंक का अभी एक्सीडेंट हो चुका है और वो अभी रिकवर हो रहा है और इस एक्सीडेंट में मैंक के पैर पर चोट लगी है, इसलिए वो अपने घर से बाहर तक नहीं जा सकता। लेकिन इस चीज का मैंक फायदा उठाता है और यहाँ पे रहते हुए वो एक नई कहानी लिखता है और इस कहानी को लिखने में मैंक को बहुत वक्त लगता है। उसके बाद वो अपनी कहानी को सबसे पहले पढ़वाता है अपनी सेक्रेटरी को और जब वो इस कहानी को पढ़ती है तो उसे ये कहानी बहुत ही अच्छी लगती है। उसके बाद वो इस कहानी की तारीफ करती है, लेकिन तारीफ के साथ साथ वो ये भी कहती है कि उसे ये कहानी रैंडोल्फ की जिंदगी से मिलती जुलती नजर आ रही है। और मैंक भी इस बात को सुनता है, लेकिन मैंक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि एक प्रोड्यूसर मैंक के पास आता है और जब वो इस कहानी को पढ़ता है तब उसे ये कहानी अच्छी तो लगती है, लेकिन वो कहता है कि ये कहानी बहुत ही पेचीदा है और खास करके इसका स्क्रीन प्ले, क्योंकि इसका स्क्रीन प्ले नॉन लीनियर होता है और उस वक्त में ऐसे स्टोरी टेलिंग से लोगों को बांध करके रखना आसान नहीं होता। और ये प्रोड्यूसर अपनी चिंता जाहिर करने के बाद यहाँ से चला जाता है और उसके थोड़े समय के बाद हम देखते हैं मैंक के भाई को, जिसका नाम है जोसेफ और वो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। और जब जोसेफ को ये बात पता चलती है कि मैंक ने एक ऐसी कहानी लिखी है जो कि मेल खाती है रैंडोल्फ की जिंदगी से, तब जोसेफ थोड़ा परेशान होता है और वो मैंक को कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रैंडोल्फ एक बहुत ही बड़ा आदमी है और वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैंक को इस बात से कोई समस्या नहीं होती और वो अपनी कहानी लिखना जारी रखता है। और उसके साथ साथ प्रोड्यूसर्स के बीच ये चर्चा होती है कि मैंक ने एक अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा है और वो जल्दी ही इस कहानी को खत्म करेगा। और सब लोग इस कहानी का इंतजार करने लगते हैं और उन्हें लगता है कि ये कहानी उनके सामने बहुत ही जल्द पेश होगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैंक इस कहानी को बहुत ही धीमे धीमे लिख रहा है और धीरे लिखने का कारण है उसके शराब की लत, और वो हमेशा ही शराब के नशे में रहता है। और जब ये बात सारे लोगों को पता चलती है तो वो लोग मैंक पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और उसके बाद उस पे प्रेशर बनाते हैं कि वो इस कहानी को जल्दी से जल्दी लिख के दे। और हर जगह से प्रेशर और हर जगह से फोन कॉल्स देखने के बाद मैंक की सेक्रेटरी भी परेशान हो जाती है। लेकिन मैंक इन सब की बातों को नजरअंदाज करता है, क्योंकि मैंक को पता है कि वो कहानी कब और कैसे खत्म करेगा, क्योंकि मैंक के दिमाग में पूरी कहानी है। और उसके बाद मैंक अपना जलवा दिखाता है और इस कहानी को वक्त पे पूरा करता है। और उसके बाद फिर से प्रोड्यूसर आता है इस कहानी को पढ़ने के लिए और वो कहानी को पढ़ने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होता है और मैंक से कहता है कि मैंक, तुमने बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि तुम्हें इस कहानी का कोई भी क्रेडिट नहीं मिलने वाला। और ये बात सुनने के बाद मैंक थोड़ा परेशान होता है, क्योंकि जब मैंक ने इस कहानी को लिखना शुरू किया था तब भी उसे बताया गया था कि उसे इस कहानी का कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद मैंक को ऐसा लगता है कि उसे इस कहानी का क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए।
और उसके थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि स्टूडियो से एक आदमी आता है और उसके बाद वो स्क्रिप्ट को लेकर के चला जाता है ताकि स्टूडियो के बाकी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स इसको पढ़ सके। और स्क्रिप्ट के जाने के बाद इस कहानी को मैंक का भाई जोसेफ भी पढ़ता है और इस कहानी को पढ़ने के बाद जोसेफ पहुंचता है अपने भाई के पास और यहाँ पे आने के बाद वो कहता है कि तुम्हें इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि बहुत ही जल्द तुम पे रैंडोल्फ और मैरियन दोनों ही हमला करने वाले हैं और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तभी उनको ये चीज पसंद आएगी, वरना वो तुम पे जरूर हमला करेंगे। लेकिन मैंक के चेहरे को देख करके लगता है कि उसे इस बात से कोई भी समस्या नहीं। और ये सारी बातें कहने के बाद जोसेफ यहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो मैंक को कहता है कि ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा काम है और तुमने अब तक जो कुछ भी लिखा है ये चीज सबसे अलग है। और इतना कहने के बाद जोसेफ यहाँ से चला जाता है और उसके थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि मैरियन डेविस मैंक से मिलने के लिए आती है, यानी कि मैरियन डेविस ने भी इस कहानी को पढ़ लिया है। और यहाँ पे जब मैरियन मैंक से बात कर रही होती है तब मैरियन की बातों को सुन करके लगता है कि वो चाहती है कि मैंक इस कहानी में थोड़े से बदलाव करे, लेकिन मैंक तो मैंक ही है, मैंक पर किसी के बातों का कुछ भी असर नहीं होता और मैंक यहाँ पे साफ साफ इनकार कर देता है अपनी कहानी में किसी तरीके का कोई भी बदलाव करने के लिए। और इस चीज को देखने के बाद मैरियन गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि ये फिल्म कभी बने ही ना, उसके बाद मैं देखूंगी कि तुम ये कहानी किसे सुनाते हो। और इतना कहने के बाद मैरियन यहाँ से चली जाती है और उसके थोड़े समय के बाद ऑर्सन वेल्स मिलने आता है मैंक से और जब ऑर्सन वेल्स मैंक से बात कर रहा होता है तब हमें पता चलता है कि रैंडोल्फ ने स्टूडियो पे पूरा प्रेशर बनाया है कि ये फिल्म कभी बने ही ना। लेकिन ऑर्सन वेल्स के इरादे भी बहुत पक्के हैं और ऑर्सन वेल्स ने यहाँ पे ये सोच लिया है और निश्चय कर लिया है कि वो इस फिल्म को बना के रहेगा, चाहे उसे इस कहानी को फिर से क्यों ना लिखना पड़े। और इसीलिए ऑर्सन वेल्स यहाँ पे मैंक से कहता है कि हम यहाँ पे तुम्हारी फाइनल कीमत देने के लिए आए हैं और उसके बाद से तुम्हारा इस कहानी से कोई भी वास्ता नहीं। लेकिन ये सब सुनने के बाद मैंक कहता है कि उसे इस कहानी में कैसे भी क्रेडिट चाहिए, जबकि मैंक पहले ही स्टूडियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है कि उसे इस कहानी में कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर भी मैंक यहाँ पे क्रेडिट की बात करता है और उसके साथ साथ मैंक ये भी कहता है कि ये कहानी उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन काम है। और ये सारी बातें सुनने के बाद ऑर्सन वेल्स यहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा और वो कोशिश करेगा कि चीजें मैंक के पक्ष में जाएं। और उसके थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि ये फिल्म बन के तैयार हो चुकी है और ये फिल्म रिलीज भी हो चुकी है। और उसके बाद हम क्रेडिट्स में मैंक का नाम देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ऑर्सन वेल्स का भी नाम देखते हैं। और उसके बाद ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होती है और इस फिल्म के चर्चे पूरी दुनिया में होते हैं और सिटीजन केन का नाम सबकी जुबान पे होता है। और इस फिल्म के रिलीज होने के 2 साल बाद मैंक और ऑर्सन वेल्स को एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिलता है। और उसके बाद हम मैंक को एक स्पीच देते हुए सुनते हैं जिसमें वो ऑर्सन वेल्स का नाम भी लेता है। अब उससे ये पूछा जाता है कि आपने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा, लेकिन इसका क्रेडिट ऑर्सन वेल्स को भी दिया गया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और इस बात को सुनने के बाद मैंक कहता है कि यही तो है सिनेमा का जादू। और उसके बाद ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी कहानी कि एक बेहतरीन फिल्म सिटीजन केन कैसे लिखी गई। तो हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।